ले फिर आ गए, क्या समझा था। चलो खैर, अच्छा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में ट्रेड स्नाइपर में। तो हमने जो पार्ट 1 में सीखा था कि भाई शेयर मार्केट में हम क्यों आए, अगर आए हैं तो हमें दूसरी जगहों से हमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, इस वजह से हम आए हैं। तो अब जब हम आए हैं तो हम पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो शेयर मार्केट में जब हम आ ही गए हैं तो यहाँ से हमें कितना चाहिए और कितने पे हमारा एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा देगा, कम से कम भी देगा, कभी लूटेगा भी। तो मार्केट में आपके जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसका एक चार्ट बनता रहेगा, वो आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जा रहा है। तो चार्ट में कभी आपके जैसे आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसका चढ़ाव ऊपर आएगा, फिर अगर तुमने सही समय बुक नहीं किया तो उसका गिरावट आएगी, फिर उसका ऊपर उठेगा। तो वो ऊपर जो एक फ्लक्चुएशन चलता रहेगा ना मार्केट में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के रिटर्न में, तो उस रिटर्न को आपको फील करना है और फील में ये हिसाब से अपने बुक करते रहना है। तो ये चार्ट को बहुत, ये कहीं बन के नहीं आता है, ना ही कोई गिरोह धन या कोई भी ब्रोकर है वो कहीं कोई चार्ट नहीं दिखाएगा आपके उसका। कोई बहुत ज्यादा गहराई में अगर तुम अपने एनालिसिस में जाओगे, पीएनएल एनालिसिस में, तो वहां कहीं दिखा सकता है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपका चार्ट किस तरीके से चल रहा है। अगर जब भी आपका चार्ट बहुत हाई लेवल पे जाए तो आपको वहां बुक करना है, और जब चार्ट नीचे की तरफ गिरा हुआ हो तो आपको अपने अमाउंट को बढ़ाना है। मैं वो तरीके और बता दूंगा। तो खैर आज जो मैं बताऊंगा वो ये बताऊंगा मैं कि जब हम शेयर मार्केट में आ ही चुके हैं तो हम कितना परसेंट बुक करें और क्या क्या तरीके हैं जिसमें हम अपने पैसे को एक इम्प्रूव रिटर्न के साथ में हम काम कर सकते हैं। तो चलो पहला तो मैं ये बता देता हूँ कि पहला क्या है। पहला तरीका है दोस्तों स्टॉक्स। जैसे कि मान लो ये तुम्हारे सामने ये सारा खुला हुआ है, ये गिरोह का है खुला हुआ, तो ये स्टॉक हो गए, ये स्टॉक हो गए, ये स्टॉक हो गए, और भी स्टॉक्स ये सारे होते हैं। अगर किसी स्टॉक का अगर तुम्हें नाम पता है तो तुम सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे अगर कोई स्टॉक आपको सर्च करना है तो ये आप जो है यहाँ पर इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं। तो जो भी मान लो एंजल वन का स्टॉक अगर तुम्हें देखना है, एंजल, तो ये स्टॉक आ गया, तो इसके बारे में तुम्हें यहाँ अपनी डिटेल मिल जाएंगी सारी। तो इस तरीके से आप तुम जो है वो कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसकी डिटेल्स। इसका जो है एक प्रीव्यू यहाँ पर मिल जाता है, फिर जो है यहाँ पर ये डिटेल्स मिल जाती हैं, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये एक तो तरीका है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जब इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए। देखो मैं पहले एक जल्दी से ये बता देता हूँ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो या कहाँ से आपका रिटर्न मिल सकता है शेयर मार्केट में जब आए। तो देखो आप एक पहला तो है स्टॉक्स, कि आप कोई स्टॉक उठाओ सही नॉलेज के साथ में और अपना रिटर्न लो और बाहर निकलो। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो भी ब्रोकर हैं वो स्टॉक्स के साथ में और या फिर निफ्टी, सेंसेक्स, ये इनके साथ में एक एफए नोट कराती हैं, जिसमें एक्सपायरी एक समय समय पर उनकी खत्म हो जाती है। तो उसमें तुम डेली वाइज भी कर सकते हो। तो वो जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की भी होता है कि जो है आपने कोई स्टॉक्स का या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स का या फिर और भी हैं इंडेक्स, उनका तुम प्राइस चल रहे होते हैं, उनको तुम बाई करो, सेल करो और अपना रिटर्न बनाओ।
बाहर निकलो, ये तरीका होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की भी होता है। और एक दूसरा तरीका, मैंने 2 तरीके बता दिए, एक स्टॉक FNO, और तीसरा तरीका होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप जो है हर महीने अपने पैसे को बढ़ाते जाते हो, ब्रोकर को हर महीने पैसे देते जाते हो। तो वो उसके अंदर आपका पैसा धीरे 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 साल 2 साल 3 साल 5 साल एक ऐसे करके बढ़ता चला जाता है और वहां पर आपको रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको धैर्य रखना होता है, डरना नहीं होता है, उसमें पैसे बढ़ते ही जाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है समय आने पर। तो एक तो तरीका ये भी हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ETF। ETF क्या होते हैं? ETF जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि कई सारे एक सेक्टर का, जैसे मान लो मेटल का कोई सेक्टर है, तो मेटल में क्या हो गया आपके जो है एल्यूमिनियम और सिल्वर, टाटा गोल्ड तो एक ETF है। तो ये जो मेटल जितनी भी हैं सारी, उन टॉप कैटेगरी की जो कंपनी है, उन कंपनी के प्राइस को एक मिनिमाइज करके ब्रोकर जो है ये लिस्ट बना देता है कि भाई मेटल का एक हमने ये ETF बनाया है और उसका अमाउंट जो है कम कर दिया जाता है। जैसे सिल्वर का है तो सिल्वर में लोग बहुत सारे, हर आदमी नहीं लगा सकता सिल्वर में पैसा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है वो, या गोल्ड भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो लोग जो हैं उसको वैसे डायरेक्टली ना करके उसको ETF बाई कर लेते हैं और फिर धीरे 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 अपने ETF में पैसा डालते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सेफ माना जाता है। और बाकी अगर जैसे इनकी जो मतलब डिटेल वाली जो वीडियो होंगी मैं आगे बना दूंगा। तो मैंने ये तरीके बताए हैं आपको कि किस तरीके से कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं अगर बताऊं कि स्टॉक्स में अगर हम किस तरीके से करते हैं, तो स्टॉक वाइज मैं दिखा देता हूँ एक आधा हिस्सा स्टॉक। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताने वाला था कि जब स्टॉक में अगर लगाएंगे तो इसके खुद के नियम कानून, आपके भी नियम कानून होने चाहिए। आपका एक एरिया होना चाहिए कि जैसे मान लो मेरा है, तो मेरा एक एरिया है, मैंने एक एरिया डिसिप्लिन के तरीके से बनाया हुआ है कि कोई स्टॉक इस तरकीब से अगर नहीं मिला मुझे तो मैं नहीं लूंगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे वो कितने भी अच्छा रिटर्न उसने दिया हो पहले, या फिर उसके जो है कुछ भी कितना भी अच्छा हो, प्रमोटर ये सब कितना भी कुछ भी है, मैं नहीं करूंगा अगर वो मेरे अंडर में नहीं आता है। तो मेरा खुद का एक जो है क्राइटेरिया बन गया, एक एरिया बन गया, मेरा खुद का एक डिसिप्लिन बन गया। तो ये आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है। अब स्टॉक्स में भी एक डिसिप्लिन आपका जरूरी है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपका डिसिप्लिन जरूरी है। लेकिन ये ऐसा ध्यान रखना कि स्टॉक्स में इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में, म्यूचुअल फंड में, ETF में अलग अलग डिसिप्लिन बन के तैयार होते हैं कि आपको स्टॉक्स में जो है इतना फास्ट होना नहीं पड़ता है, FNO में बहुत फास्ट होना पड़ता है, FNO में बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा आपको। और म्यूचुअल फंड में इतना फास्ट की जरूरत नहीं है, जितना स्लो होगा इतना ही अच्छा रिटर्न बनेगा और रिस्क नहीं होता है। ETF में भी स्लो चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छे जो माने जाते हैं, सबसे बेस्ट अगर तुम मेरी राय मानोगे तो म्यूचुअल फंड, आंख बंद करके पैसा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न। और ETF है, आंख बंद करके लगाते जाओ, तुम्हें नॉलेज है या नहीं है कोई मतलब नहीं, पैसा बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना समय पर बनता है। इनमें समय लगता है अच्छा खासा, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल ऐसे वेल्थ बनती है आपकी। तो ETF और म्यूचुअल फंड में तो वैसे है। स्टॉक में क्या है, स्टॉक में तुम अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपना नॉलेज के अनुसार पैसा लगाइए स्टॉक्स में,
आप घुस जाइए और समय आने पर आप निकल जाइए। स्टॉक्स कितने भी ऊपर जाए अपना रिटर्न लेकर के निकलिए। देखो हमने पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि बाकी सब जगहों पर हमें ज्यादा से ज्यादा अगर कितना मिल रहा था 10-11%, भाई 7% हमें बैंक दे रही थी, 8% बैंक दे रही थी। हमें जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छा पैसा बन रहा था, तो लेकिन वो शेयर मार्केट से हटके है, वो भी अच्छा तरीका है। अगर जब तुम्हें शेयर मार्केट में किस लिए आए कि जो है हमें 50% से भी ज्यादा चाहिए, तो मिलेगा 50% से ज्यादा शेयर मार्केट में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसके तुम्हारे खुद के नियम कानून है। नियम कानून कैसे होंगे मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तो जैसे अब मैं पहले मैं बात करता हूँ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में हम क्या तरीका, एक बेस्ट तरीका जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरा खुद का चूज किया हुआ है। वैसे तो लोगों के औरों के भी ये तरीके ही होंगे, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो बनाया है वो मैं आपको आज स्टॉक्स का बताने वाला हूँ। तो स्टॉक्स का मैं कैसे करता हूँ अपने लिए, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो किसी का भी मैं अगर दिखाता हूँ, चलो मैं एग्जांपल के लिए मैं एंजल वन दिखा दूँ, या फिर चलो मैं कोई कल्याण ज्वेलर्स का ही दिखा देता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स जैसे अब मैं जैसे फ्रेश हूँ, आया एकदम, आने के बाद मैंने मार्केट खोली। मार्केट खोलने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि यार मेरे पास 10-20 हजार पड़े हैं, तो मैं इनको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और अपने अच्छे रिटर्न के साथ में निकल जाऊंगा। तो मेरा पहला फोकस क्या होगा, मेरा पहला फोकस ये होगा कि मैं सबसे पहले इसमें गिरोह के अंदर कहाँ जाता हूँ, मैं गिरोह के अंदर सबसे पहले कहाँ जाता हूँ, गिरोह के अंदर यहाँ आ जाता हूँ मैं RSI ओवरसोल्ड। RSI ओवरसोल्ड में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाती है मुझे सारी। अब इस लिस्ट में जब मैं पहुँचता हूँ, जब इस लिस्ट में मैं पहुँचता हूँ, तो सपोज कीजिए मुझे कल्याण ज्वेलर यहाँ पर मिल गया कहीं पे पड़ा हुआ। तो कल्याण ज्वेलर में मैं अब क्या देखूंगा, देखो यहाँ से मैं एक बता दिया मैंने, स्टॉक मुझे मिल गया। स्टॉक में वैसे तो मैं ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये सारे देखूंगा, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी नॉलेज के क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे कल्याण ज्वेलर फिट लगा। अब मैं दिखाऊंगा कि फिट क्यों लगा वो मुझे। तो मैं उसके लिए जो है चला जाता हूँ। कोई आ गया था तो मैंने वीडियो रोक दी थी। तो अब मैं कल्याण ज्वेलर का दिखा देता हूँ क्या मैं चूज करता हूँ। इसके अंदर जब गया था तो मैं मुझे वहाँ पे कल्याण ज्वेलर मिल गया। तो कल्याण ज्वेलर कहाँ गया ये। तो इसके अंदर मैंने क्या देखा वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये इसका चार्ट ऑल पूरा क्या है। अगर मुझे ये चार्ट कुछ इस तरीके से लगता है कि यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, ऐसे ऐसे गिर के वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया है, तो ऑल में, ऑल का मतलब है कि ये इसकी जब से ये बना था, गिरोह के अंदर लिस्ट हुआ है, जब से अब तक का चार्ट क्या है इसका। अगर ज्यादा गिरा हुआ है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये इस तरीके से सीढ़ी नुमा टाइप का ये जा रहा है, अरे उस दिन इंटरव्यू ना ली थी, कोई आ गया था तो वो बीच में बोले भी थे, मैंने वीडियो रोक दी थी, चलो कोई नहीं। तो जब ये स्टॉक ऊपर ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा जा रहा है तो मैं उसको एक अच्छा समझता हूँ, क्योंकि होल लाइफ में उसकी देखना चाहता हूँ कि होल लाइफ में उसने क्या किया है। होल लाइफ में अगर वो खूब ऊपर चला गया, फिर वो धीरे धीरे नीचे बिल्कुल जड़ तक पहुंच गया, तो क्या फायदा, क्या पता दोबारा ना उठ पाए। लेकिन अगर ये सीढ़ी नुमा जाता है ना, तो जितने भी इन्वेस्टर होंगे, FII हो, DII हो, और जो है फॉरेन मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अगर होंगे वो, प्रमोटर्स होंगे तो वो सारे लोग डरेंगे नहीं, वो थोड़ा हिम्मत बना के रखेंगे उसमें। तो उनके साथ में तुम भी अपना पैसा बना लोगे। अगर वो ही डर गए, बड़े बड़े लोग डर गए, तो तुम्हारा पैसा तो फंसा रह जाएगा। वो निकल के भाग गए, तुम फंसे रह जाओगे, तो क्या फायदा होगा उसमें। तो मैं सारा ये देखता हूँ कि पहले उसका एक चार्ट जो है ना ऊपर जाता हुआ रहना चाहिए, पहला पॉइंट ये हुआ।
ये नोट कर लेना आप। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसे नीचे करता हूँ मैं, और कुछ नहीं देखता। सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये मार्केट का कैपिटल क्या है इसका। तो मार्केट का कैपिटल बहुत अच्छा खासा है, लगभग 65,000 करोड़ है। तो पहला पॉइंट ये देखता हूँ। दूसरा पॉइंट ये देखता हूँ पीई रेशियो क्या है। पीई रेशियो 48 है इसका। तो 48 में मैं क्या देखता हूँ कि 20 से के आसपास में रहना चाहिए। जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये इतना 25 तक मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इससे ऊपर गया तो समझ लो कि स्टॉक्स महंगा है, ध्यान रखना। और फिर दूसरे देखता हूँ मैं इंडस्ट्री का पीई रेशियो। पीई रेशियो में क्या है कि इसके साथ वाली जितनी कंपनियां हैं मार्केट में, उन सबका मिलाकर के पीई रेशियो क्या चल रहा है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि उनका, जैसे इसका 57 है, तो 57 अगर उनका चल रहा है तो इसका क्या चल रहा है। अगर इसका चल रहा है 48, तो समझ लो ये महंगा है। क्योंकि बी जो भी तुम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जाओगे तो उसमें यही कहा गया है कि आप जो है 18, 20, 21, 22, 25 तक अगर है कोई पी रेशियो में, तो वो अंडर वैल्यूड और अपने लेवल, सही लेवल पर होता है। लेकिन ये है 48। तो मैं थोड़ा सा, एक निगेटिव पॉइंट भी मेरे लिए बन गया है कि थोड़ा सा मुझे सोचना समझना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी में क्या है कि कंपनी को कितना लोन में दबी हुई है। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो क्या पता सारा लोन लेकर के काम कर रही है या कैसे क्या है। तो लोन से भी हमें डरना है कि कंपनी पे ज्यादा लोन तो नहीं है। अगर वो लोन पे होगी तो वो लोन ही चुकाने पे मर जाएगी पूरी पूरी जिंदगी भर। क्या फायदा होगा। तुमसे पैसा लेगी और लोन में दे दिया उन्होंने, तो क्या फायदा होगा। उसे कमाई भी चीजें उस तरीके की होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका डेब्ट क्या है, कंपनी पे लोन वन तो नहीं है। तो लोन के लिए एक कैटेगरी मानी जाती है कि 1 से कम होना चाहिए। जितना कम होगा इतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कई बार NA लिखा हुआ होता है तो नॉट अवेलेबल, मतलब क्या होता है कि उस पर लोन नहीं है। 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 50 के नीचे नीचे रहेगा तो काफी अच्छा है। लेकिन 1 तक पहुंच गया है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 से ऊपर बिल्कुल मत जाना। 1 से ऊपर गए तो थोड़ा सा रिस्की होगा। तो वो चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरा है ROE। मैं देखता हूँ कि ROE जो है मतलब क्या है कि रेट ऑफ अर्निंग, वो भी कैसे वो है इसका। आई थिंक मुझे पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि रेट ऑफ अर्निंग भी है या फिर रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये कुछ ऐसा करके है इसका। आई थिंक रिटर्न ऑफ इक्विटी पर है कुछ। तो मतलब क्या है इसका ओवरऑल मेन बता देता हूँ। इसका ओवरऑल क्या है कि इन कंपनी को पैसा लगाने के बाद उसकी इक्विटी पर क्या कमाई हो रही है, कितने % की कमाई निकल रही है। मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद एक्सपेंडिचर, कोई कहीं की EMI देनी हुई, कहीं का कुछ हुआ, कहीं का कुछ हुआ, उसके बावजूद कंपनी को परसेंटेज में क्या कमाई दिखाई दे रही है। तो वो एक कमाई यहाँ पर शो होती है, 21% है। तो मैं इसे मानता हूँ कि 15 से ऊपर हो काफी अच्छी है कंपनी। 13, 14, 15 अधिक 10 से ऊपर होनी चाहिए। सीधे सीधे मान लो 10 से ऊपर होनी चाहिए तो कंपनी को अच्छी कमाई हो रही है। जब अगर जो है, एक मिनट, हाँ फिर कोई आ गया था तो कोई नहीं। तो ये हो गया। बाकी बुक वैल्यू भी जितनी ज्यादा होगी बुक वैल्यू इतना अच्छा होता है। कई बार क्या किसी किसी की जैसे इसकी 61 है तो किसी किसी की 100 से प्लस होती है। और ज्यादा ही अगर प्लस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है। और इसके बारे में और भी तुम देख लेना। फिलहाल इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसका, मैं इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करता। मैं देखता हूँ मार्केट कैपिटल क्या है, पी रेशियो इसका क्या है स्टॉक्स का, और वो देखता हूँ पी रेशियो इंडस्ट्री का कैसा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसी होती है। तो मेन ये चीज हो गई।
तो ध्यान से समझना कि एक तो मैंने वो चार्ट देखा पूरा होल लाइफ क्या चार्ट में क्या है, एक फंडामेंटल मैंने जो बता दिए वो मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। इसके बाद मैं मेन इम्पोर्ट में आता हूँ नीचे, बाकी मैं ये नहीं देखता ये क्वार्टरली क्या है, ये ज़्यादा इतना इसमें तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे। बहुत सारे लोग बहुत बारीकी से जो इकोनॉमिक टाइप के पढ़ाई करे हुए हैं तो वो उसको इनको जानते हैं। खैर मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं समझता, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं देखता हूँ, अब जैसे ये 25 जून, 25 सितंबर, दिसंबर, मार्च 26, मार्च जून, तो एक बार मैं इन पर नज़र क्या मारता हूँ कि जैसे 2026 में DII मतलब हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब भारत के अंदर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनका पैसा कितना है इसमें लगा हुआ। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो जैसे अंबानी टाइप के लोग, ये बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, तो और भी होते हैं, तो इन लोगों का कितना पैसा है, तो काफ़ी अच्छा है 15%। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो विदेश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े बहुत फैक्ट्रियाँ और बहुत बड़े जिनके कारोबार तगड़े हैं, करोड़ों में 10-10 करोड़ की, 1-1 करोड़ की इनकी कमाई हो रही है मंथली के हिसाब से, तो उनका पैसा कितना लगा हुआ है, तो ये भी मैं नज़र रखता हूँ। क्योंकि अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊंगा, तो पब्लिक को मैं कंसिडर नहीं करता, पब्लिक के पास नॉलेज नहीं होती। सबसे पहली बात है, जैसे मान लो मैं ही पब्लिक में आ गया, तो जो छोटे लोग हैं जो 100, 200, 500 रुपए के स्टॉक खरीदा और ये सब, ये नॉलेज नहीं रखते। अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो कहीं भी अंधाधुंध लगा देंगे, उनकी परसेंटेज यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इनको नॉलेज नहीं है तो अंधाधुंध बैठ गए, और ये DII FI है नहीं उसमें, तो ये जो है ना, ये ये कभी स्टॉक को ऊपर ले जा ही नहीं सकते। और जो प्रमोटर और वो DII FII जो है इनको और लूटना चाहते हैं, तो सारा खेल इनके ऊपर भी है। तो DII FII और म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड भी होता है, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, शायद ये नीचे इन्होंने और दिया हो, शायद इन्होंने पब्लिक DII, इन्होंने म्यूचुअल फंड का शायद इसमें म्यूचुअल, हाँ ये है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये म्यूचुअल फंड है, ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि 9% म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर भी ये शायद ये है। तो इसमें मैं एक म्यूचुअल फंड भी देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड लोगों का कितना लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योर म्यूचुअल फंड ही माना जाता है। तो ये हो गया, और इसके बाद में फिर मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ। अच्छा हाँ, प्रमोटर को भी मैं ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं करता हूँ। प्रमोटर तो फेक भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को जो इसमें दिखाती है, और ताकि बाहर के लोग पैसा लगाएं, और कभी भी ये प्रमोटर लोग जब कंपनी के अंदर गड़बड़ देखते हैं ना, तो ये निकल कर भाग लेते हैं, हम यहाँ फंसे रह जाते हैं। तो मैं इन पर भी विश्वास नहीं करता हूँ, तो इन पे भी विश्वास मत करो। DII ये बाहर के लोग हैं, इनके पास DII क्यों आए होंगे इसके अंदर, DII के पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं किसी स्टॉक को पहचानने के लिए, तो उसके बाद ही लगाया होगा इन्होंने पैसा, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। FII DII से अच्छी नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि उन लोगों के, भाई देखो हमारा देश जो है बाकी बड़े बड़े देशों से तो हल्का सा पीछे तो है ही ना। अब तुम रिपोर्ट देखते हो GDP कहाँ की क्या चल रही है, तो हमसे भी और अच्छी GDP हैं लोगों देशों की। तो FII जो है अच्छा रिसोर्सेज हैं उनके पास स्टॉक्स को पहचानने के लिए। अगर वो भी इस स्टॉक में है तो कुछ सोच समझ के आए होंगे इस स्टॉक में, तो मैं ये भी इनको कंसीडर करता हूँ। बाकी पब्लिक को नहीं करता हूँ, और म्यूचुअल फंड को देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है या नहीं है। तो ये देखो मेन इसमें बता देता हूँ, DII FII म्यूचुअल फंड, और बाकी ये छोटे मोटे हैं तो ये तो इनका हल्का धीरे धीरे उठा ही लेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये DII FII और म्यूचुअल फंड और प्रमोटर भी होंगे तो वो भी सब उठा के ले जाते हैं स्टॉक को ऊपर को, और उनके पीछे पीछे हम भी 2-4 रुपए बना लेते हैं, तो वो हमारा मकसद ये होता है। तो चलो कोई नहीं, ये आ गया। अब मैं आता हूँ कि ये यहाँ पर मैं ये जो सारी चीज़ें तो देख ली मैंने, इसमें कैसे करना है, ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट मैंने देख ली। बाकी और टेक्निकल एनालिसिस और ये सब सारे मैं कुछ नहीं देखता हूँ।
अब आता हूँ मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मेरा चार्ट। कल्याण ज्वेलर में जब मैं यहाँ आया था तो उसमें मैंने एक चीज देखो, मैं गया था RSI ओवरसोल्ड में, जो शुरू में मैंने दिखाया था। RSI ओवरसोल्ड का मेरा मकसद क्या होता है कि मुझे निचले स्तर पर मिलना चाहिए, ताकि मैं जब ये पब्लिक लोग इनको ये DII FI वगैरह ये सब उठा के लेके जाएं तो वहां से रिटर्न मुझे अच्छा मिले। तो बहुत सारे लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये गलत तरीका है, लेकिन मेरा यूज करा हुआ है और मैं पैसा बना रहा हूँ इससे। तो आप आंख बंद करके विश्वास भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कोई NSE रजिस्टर्ड वगैरह ये नहीं हूँ, मैं बस अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो अब कोई भी स्टॉक जब अपने बाई करें तो मेरे अलावा कहीं और भी पहले चीजें समझ लें, और जो है ऐसा मत करें कि इन्होंने बता दिया तो हम आंख बंद करके, तो कभी ऐसा ना करें। ये एक जो वीडियो मेरी बनती हैं वो एक सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से हैं ये, तो इसको मेरे अनुसार आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। अपने जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो तुम्हारे CA वगैरह अगर कोई कांटेक्ट में हो तो वो उन लोगों का जो है आप नॉलेज बात करके ही लगाएं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो अगला जो तरीका है मेरा वो क्या है कि मैं चार्ट के अंदर जाता हूँ। अब जब चार्ट के अंदर जाता हूँ, हाँ, चार्ट के अंदर मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मेन मेरा फोकस कुछ नहीं होता, मेरा होता है यहाँ पर डब्लू का मतलब है वीकली, और एक होता है मंथली। मैं इन दो चीजों को बस चेक करता हूँ, इन दो चीजों को सिर्फ चेक करता हूँ और कुछ मैं चेक नहीं करता। जब मेरे सारे फिल्टर क्लियर हो गए, मेरे इन्वेस्टिंग वो इन्वेस्टर्स FII DII वो क्लियर हो गए सारे कि हाँ मुझे सही लग रहे हैं, और जो है फंडामेंटल मैंने वो दिखाया था आपको, फंडामेंटल में PE रेशियो ये सब वहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है, और एक होल चार्ट मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ से भी मुझे सही लग रहा है। जब वो वहाँ से सिर्फ सब सही लग रहा है तो मैं यहाँ आता हूँ, मैंने एक इंडिकेटर सर्च वो लिख रखा है RSI इंडिकेटर, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जब लिखोगे ना RSI लिखोगे तो ये वाला नीचे वाला इंडिकेटर आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ वीकली में कहाँ चल रहा है। वीकली में जैसे जब भी ये वीकली में मुझे निचले स्तर पर 30 के अराउंड में मिलेगा, यहाँ जैसे 30 है ये वाला 30, तो इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा तो मैं आंख बंद करके पैसा अपना डाल देता हूँ। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर आया था तो ये यहाँ पर आया था तो मैं इसमें पैसा अपना ऐड करता हूँ। मतलब जैसे मैंने एक बार यहाँ पे बाई कर लिया, अब इसको मार्केट को करने दो ऊपर। अगर मुझे यहाँ से बाई करने के बाद में मुझे यहाँ तक भी अगर 15% से ऊपर मिल गया तो मैं अपने स्टॉक्स को बेच देता हूँ। अगर मैं मान लो किसी कारण से नहीं बेच पाया तो मैं फिर नीचे का इंतजार करता हूँ, दोबारा वो टच करता है तो उसमें मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। और यहाँ नहीं कहीं नहीं बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना यहाँ कहीं नहीं बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अपने पैसे को। फिर से ये मैं मुझे अच्छा जब रिटर्न मिलता है, अचानक से मुझे वीडियो रोकनी पड़ जाती है, कोई नहीं, चलो। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना इन्वेस्ट, सपोज करो यहाँ मैं नहीं कर पाया, अब मुझे यहाँ पहली बार मिला तो अपने पैसे को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब वीकली में है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ लगाऊंगा अपना 15% का इंतजार करूंगा। 15% मेरा नियम है कि 15 पे मैं बेच ही देता हूँ। जब मुझे रिटर्न यहाँ से अच्छा खासा मिल रहा होता है 15%, तो मैं बेच देता हूँ। और अगर ज्यादा ही अगर तुम होल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको जो है 2-3 महीने 4-5 महीने परेशान करेगा, माइनस प्लस दिखाएगा, फिर से वो ऊपर निकल जाएगा। तो मैं अपने पैसे को क्या करता हूँ कि जो है ज्यादा लंबा समय वो नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे बाई किया, मुझे जितना भी मैंने यहाँ पर लगाया मैं 15% पे निकला, बात खत्म हुई। कभी कभी क्या होता है कि मैं देख ही नहीं पाया स्टॉक को, तो यहाँ पर चल रहा है तो फिर तो मेरे लिए अच्छी बात है कि 20% 25-30% मिल रहा है तो मैं बेच देता हूँ। मेरा फोकस होता है, मेरा डिसिप्लिन ये होता है कि मैं 15% के आसपास में बेच ही देता हूँ, मेरा डिसिप्लिन ये है। तो धीरे धीरे करके PNL आपका जो है ऊपर उठता चला जाता है और पैसा का बनता चला जाता है। तो RSI जो है
सबसे निचले स्तर 30 के आसपास में 30 टच कर ले तो ये डिसिप्लिन बना लो कि 30 अगर टच कर दिया तो समझ लो पैसा लगाना ही लगाना है, बस आंख बंद करके चलते जाओ। तो ये हो गया। और कई बार क्या होता है कि मैं किसी स्टॉक को वीकली में देख नहीं पाया और तो मुझे मंथली अगर मुझे मिलता है मंथली में मैं देख लेता हूँ। अगर मैं वीकली नहीं देख पाया अगर, और एक चीज और ध्यान से देखता हूँ मैं कि मंथली में अगर लगता है कि ये अभी और जा सकता है नीचे तो थोड़ा सा डरता हूँ, मैं बचता हूँ चीजों से। अगर मान लो जैसे मंथली में यहाँ तक जा भी सकता है तो उसके लिए मैं क्या देखता हूँ कि वीकली में अगर तुम्हें मिल गया है ना, वीकली में अगर तुम्हें मिल गया है तो वहां से वो 15% देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ से फुल बैक जरूर लेगा ऊपर को। जब वो फुल बैक लेता है तो तुम्हारा रिटर्न मिल जाएगा, बात खत्म हुई। अगर ये मंथली में नीचे मिल जाता है मुझे 30 पर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो 4-5 महीने में ये समझ लो इतना अच्छा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि देखो नीचे यहाँ स्टॉक आया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं थी, वो लिक्विडिटी यहाँ गेन करने आया है। तो वो जब यहाँ पर गेन कर लेता है तो उस लिक्विडिटी को गेन करने के बाद पब्लिक को जो है जो सेलिंग में यहाँ से बैठे हुए थे उनको मारने के लिए लिक्विडिटी वहां की लेने जाएगा। जब वहां की लेने जाएगा तो तुम अपना पैसा बनाओगे। जैसे मैं एक वीकली में तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को देखो ये तो तरीका हो गया भागते चला गया, जिसमें क्या है कंपनी की ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब पब्लिक ने पैसा लगाया तो चार्ट को लिक्विडिटी चाहिए, तो अब वो लिक्विडिटी लेने के लिए इन लोगों को कहीं को बाहर करेगा, उनको लूटेगा, तो उनकी लिक्विडिटी यहाँ से लेता चला जाएगा। सही है। तो जब यहाँ पर नीचे जब छू लेता है तो ये इसका मतलब क्या होता है कि चार्ट के अंदर लिक्विडिटी जितनी थी मैक्सिमम लिक्विडिटी को इसने उठा लिया है और यहाँ टच कर लिया है, तो समझ लो कि अब नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए फ्यूल नहीं है। मतलब नीचे जाने के लिए ऊपर से कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। जब वो सारा माल बिक चुका है, जब सारा बिक चुका है तो और बेचने के लिए क्या करना होगा कि कोई तो बाई करे ना। जब कोई बाई करेगा तो बड़ा इंस्टीट्यूशन तभी तो सेल कर पाएगा। तो यहाँ पर अच्छा तुम बहुत लंबा ज्यादा चुखियापा मत समझो, खाली ये समझो कि वीकली में निचले स्तर पर अगर बाई कर लिया है तो निचले वीकली स्तर पर बाई करो और 15% अपना जो है उठाओ और बाहर निकलो। सिर्फ ये रहो। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। 32 मिनट की वीडियो बन गई है। तो हमने दूसरे पार्ट में क्या बताया, स्टॉक्स का। तो स्टॉक्स में मैंने जो सारा बताया है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो काफी अच्छा बना सकते हो। जब तुम हर महीने अच्छा अगर तुम पिछली वीडियो से कंपेयर करोगे तो क्या करोगे कि हमने इस शेयर मार्केट में क्यों आए थे, ज्यादा पैसा बनाने के लिए। अब हम मान लो हमें 3 महीने में 15% मिल गया एक स्टॉक में, फिर अगले 3 महीने में हमें 15% फिर मिल गया, तो कितना हो गया 30%। फिर अगले उसमें फिर 15% हमने कहीं से उठा लिया, तो ये हो गया तुम्हारा 15 45% हो गया। और फिर हो गया 60%, तो एक साल में तुमने 60% उठा लिया। अगर मान लो तुम्हें 2 महीने में या 1 महीने में मिल जाता है तो और ज्यादा उठा लोगे। तो ये ऐसे करके आपके पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए रोक करके आगे बढ़ा करके देख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे मेरी तो जो है आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका दोस्त जो है कोई इस तरीके का है जो, या फिर कोई भी है जो पैसा बनाना चाहता है, तो मेरी वीडियो उसको बता दें तो वो उनको शेयर कर दें, वो शायद कुछ ऐसा कर पाए तो पैसा बन सकता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से शेयर मार्केट में स्टॉक वाइज पैसा बन सकता है। तो कल को जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं एफएनओ बताऊंगा, एफएनओ में किस तरीके से काम किया जाता है। तो बहुत रिस्की भी होता है। तो बने रहिए चैनल के लिए, और लाइक शेयर दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहो यार, समझा करो।
चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 35 मिनट की वीडियो हो गई है।